हेलो फ्रेंड्स, मैं आदिल अहमद आप लोगों के लिए एक नया वीडियो और नया चैप्टर लेके आया हूँ। तो आज का चैप्टर हम लोग का ज्योमेट्री पे होगा। ज्योमेट्री पे आज का चैप्टर हम लोग को किस पे पढ़ना है, ज्योमेट्री। और जो मेंसुरेशन है लगभग मैंने उसका कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं और कुछ आगे भी कॉन्सेप्ट आपको देते रहूँगा, ठीक है। तो आज हम लोग ज्योमेट्री एक नया क्लास का स्टार्ट करते हैं, ज्योमेट्री का। किसका? ज्योमेट्री। ज्योमेट्री का आज हम लोग ये स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और ज्योमेट्री के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ज्योमेट्री में हम सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग पैरेलल लाइन के बारे में आप लोग जानते होंगे। पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? समानांतर रेखा, यानी दो रेखाओं के बीच की दूरी कहीं भी नापी जाए सेम हो तो उसे पैरेलल लाइन कहा जाता है। तो ज्योमेट्री आज हम लोग पढ़ेंगे, यानी ज्योमेट्री आज हम लोग का स्टार्ट होगा, ठीक है। और ये बहुत ही लंबा चैप्टर होगा, तो इसमें बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पैरेलल लाइन के बारे में जानते हैं। ज्योमेट्री में सबसे पहला पॉइंट क्या है? पैरेलल लाइन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? पैरेलल लाइन। पॉइंट नंबर 1 एक नोट कीजिएगा, पैरेलल लाइन या लाइन, इसको हिंदी में कहते हैं समानांतर रेखा। समानांतर रेखा। अब सबसे पहले आपको बता दें समानांतर रेखा, और एक चीज आपको बता दें कि जो ये ज्योमेट्री है लगभग सबका फेवरेट है। एसएससी सीजीएल और सीएसएससी सीजीएल मेंस का सबसे फेवरेट चैप्टर है आपका। 10 या 20 क्वेश्चन आपके मेंस में बनते हैं इससे, ठीक है। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड भी चैप्टर है, ठीक है। अगर आप लोग इसको नहीं समझ पाए स्टार्टिंग से तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। तो आज का वीडियो अच्छे तरीके से देखें और एंड तक बने रहें, ठीक है। अब पैरेलल लाइन क्या है? पैरेलल लाइन के बारे में बता दें सबसे पहले, यानी दो रेखा जिसकी बीच की दूरी हमेशा सेम हो उसे पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक लाइन हमने ये खींचा, ये एल लाइन है, और एक लाइन हमने यहाँ खींचा, ये एम लाइन है, ठीक है। अब इसकी दूरी अगर हम यहाँ नापते हैं तो 10 मीटर है, 10 सेंटीमीटर है इसके बीच की दूरी। अगर यहाँ नापते हैं तो ये भी अगर 10 सेंटीमीटर हो, अगर यहाँ नापते हैं 10 सेंटीमीटर हो, और इसका आगे भी अगर हम देखते हैं ऐसे ही, इसका आगे भी देखते हैं अगर ऐसे ही, अगर यहाँ हम लोग नापते हैं 10 सेंटीमीटर हो, यानी इसको अनंत तक अगर नापते चले जाए, इन दोनों लाइन के बीच की दूरी अगर 10 सेंटीमीटर आते चली जाए तो इसको एक समानांतर रेखा कहेंगे। इसको किससे क्या कहेंगे? यानी एल और एम क्या है? दोनों समानांतर है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे क्या है? समानांतर है। एल समानांतर एम, और समानांतर का चिन्ह क्या होता है? ऐसा दो लाइन का रेखा खींच दिया जाता है तो वो समानांतर दिखाता है, पैरेलल, ठीक है। यानी पैरेलल लाइन का मतलब क्या हो गया कि दो रेखाओं के बीच की दूरी हर जगह बराबर हो, दो रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहे, चाहे वो अनंत तक खींची जाए, तो अगर हमेशा बराबर चली जाए तो उसको समानांतर रेखा कहते हैं, उसको पैरेलल लाइन कहते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। अगर आपने कभी रेलवे लाइन देखा होगा, रेलवे लाइन का कभी देखते हैं कि दूरी बीच में घटे या बढ़े? हमेशा रेलवे लाइन देखते हैं कि रेलवे लाइन, जैसे मैंने एक रेलवे लाइन में यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। देखिए ये रेलवे लाइन हो गया, मान लीजिए, या इसे कर्व्ड लाइन कहेंगे, कर्व्ड पैरेलल लाइन, कर्व्ड पैरेलल लाइन या रेलवे लाइन। आप रेलवे लाइन का एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। रेलवे लाइन में होता क्या है कि देखिए हर जगह वो टेढ़ा हो चाहे कैसा भी हो, हर जगह उसकी दूरी क्या होती है? सेम होती है। आप कहीं देखें कि रेलवे लाइन कहीं ऐसा हो गया, हाँ स्टेशन की अलग बात है, हम वो नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं रेलवे लाइन अगर चल रहा है उस पर ट्रेन, तो हर जगह देखेंगे कि उसकी दूरी सेम होती है। हर जगह जो बीच वाला वो रखा होता है वो दूरी आपकी क्या होती है? सेम होती है। यानी रेलवे लाइन भी क्या एक पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। रेलवे लाइन भी क्या है? एक पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। यानी कर्व्ड पैरेलल लाइन है, टेढ़ा कर्व पैरेलल लाइन है। टेढ़ा कुछ भी हो, इसमें सिंपल सा मतलब क्या है समानांतर रेखा का कि बीच की दूरी हमेशा सेम रहे। जब भी बीच की दूरी सेम रहेगी वो पैरेलल लाइन होगा। डेट्स इट, इतना ही है। यानी बीच की दूरी अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 सेम है तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। और आपको एक और बता दें, पैरेलल लाइन में ये पैरेलल लाइन कभी जाकर ऐसे नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। पैरेलल लाइन एक दूसरे को कभी नहीं छूती, क्योंकि उसके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी उसकी बीच की दूरी हमेशा बनी रहेगी, तो वो कहीं एक दूसरे को छू नहीं पाएगी। यही पैरेलल लाइन की खासियत है। आई होप आपको पैरेलल लाइन आपको समझ आ गया होगा, ठीक। अब चलते हैं अनपैरेलल लाइन पे। अनपैरेलल लाइन क्या है?
अनपैरेलल लाइन क्या है। तो अब आ जाते हैं हम लोग अनपैरेलल लाइन पे। तो देखिए सबसे पहले आपको बता दें कि पैरेलल लाइन आप लोगों ने समझा। अब देखिए अच्छा पैरेलल लाइन में दो होता है, एक तो आप स्ट्रेट पैरेलल लाइन देख लीजिए। स्ट्रेट पैरेलल लाइन आपने देखा कि हमने देखा स्ट्रेट पैरेलल लाइन यानी ये सीधी रेखा के बीच की दूरी हमेशा अगर बराबर हो, दो सीधी रेखाओं के बीच की दूरी, तो उसे स्ट्रेट या पैरेलल स्ट्रेट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरेलल स्ट्रेट लाइन कहते हैं। इतना तो आपको पता होना चाहिए, ठीक। या अगर दो कर्व यानी दो टेढ़ा रेखा अगर उन दोनों के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो तो उसे कर्व पैरेलल लाइन कहते हैं या पैरेलल कर्व्ड लाइन कहते हैं, ठीक है। ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होगा। अब हम लोग अनपैरेलल लाइन की तरफ देखते हैं। अनपैरेलल लाइन क्या होता है? इसके अंदर आगे लगा देंगे अनपैरेलल लाइन यानी असमानांतर रेखाएं, असमानांतर रेखा या रेखाएं कह सकते हैं। तो देखिए अनपैरेलल लाइन में क्या है कि अगर मान लीजिए हम ये ऐसे खींच रहे हैं और ये ऐसे, ठीक। अब देखिए ये दो रेखा है, ठीक है, कर्व हो या सीधा हो कैसे भी। अगर मान लीजिए हम कर्व नहीं लेते हैं, हम पहले स्ट्रेट लाइन ही लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे ले लेते हैं, दो स्ट्रेट लाइन है, ठीक, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो हमने दो रेखाएं खींची, क्या ये पैरेलल है? इसको मान ले हम L मान लेते हैं और इसको M मान लेते हैं। क्या ये पैरेलल है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी दूरी घटते जा रही है और एक जगह जाके ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। और हमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या बताई थी कि जो कभी नहीं मिले और जिसकी दूरी हमेशा कांस्टेंट हो, उनके बीच की दूरी हमेशा कांस्टेंट हो, चाहे वो अनंत तक क्यों ना चली जाए, वो दोनों रेखा, दोनों की दूरी हमेशा कांस्टेंट हो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर यहाँ पे इसकी दूरी मापते हैं तो 10 सेंटीमीटर है, ठीक। और वही आगे चले जाते हैं तो यहाँ पे इसकी दूरी मापते हैं तो 8 सेंटीमीटर है, और यहीं पे चले जाते हैं तो 6 सेंटीमीटर, यहाँ पे चले जाते हैं तो 4 सेंटीमीटर। यानी क्या, इसकी दूरी घटते जा रही है और एक समय ऐसा आएगा कि ये दोनों जाकर लाइन यहाँ मिल जाएगा, और मिल जाएगा तो ये पैरेलल लाइन नहीं हुआ, मिल जाएगा तो पैरेलल लाइन नहीं हुआ। क्योंकि देखो दोनों रेखा के बीच की दूरी समान होनी चाहिए। दोनों रेखा के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। जब समान होगी तो पैरेलल लाइन, और जब समान नहीं होगी तो अनपैरेलल लाइन। जैसे आप देख सकते हैं इसकी दूरी 10 सेंटीमीटर है और इसके बीच की दूरी 8 सेंटीमीटर, जबकि इसको 8 नहीं, जबकि इसको 10 होना चाहिए, तब जाके ये पैरेलल लाइन होता है। यानी दोनों के बीच की दूरी क्या होती? समान होती, तब जाके पैरेलल लाइन होता। आप यहीं पे देखिए ना, अगर दो रेखाएं हम ऐसे खींच दें, 1 2 3 4, ठीक है, और इसकी दूरी मापे 10, इसकी भी दूरी मापे 10, और इसकी भी दूरी मापे 10, इसकी भी दूरी मापे 10, तो ये एक पैरेलल लाइन है। क्योंकि इसकी हर जगह इसके बीच की दूरी क्या है? समान है, बराबर है, ठीक है। परंतु अगर इन दोनों लाइनों के बीच देखें तो इन दोनों लाइनों के बीच की जो दूरी है हर जगह चेंज होती जा रही है। कहीं 10 है, कहीं 8 है, कहीं 6 है, कहीं 4 है। यानी दूरी समान नहीं है। दूरी जब भी समान नहीं होगा तो यानी क्या होगा? अनपैरेलल लाइन होगा। और अनपैरेलल लाइन हमेशा जाकर एक दूसरे को क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। तो इस ऐसे लाइन को अनपैरेलल लाइन या इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरसेक्ट लाइन भी कहते हैं, इंटरसेक्ट लाइन कहते हैं। यानी प्रतिच्छेदक रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक है, आगे चल के काटेगी। अनपैरेलल लाइन हमेशा एक दूसरे को जाकर छू देती है, जबकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को नहीं छूगी। चाहे इसको हम ऐसे खींचते चले जाएं, ऐसे खींचते चले जाएं, इस बोर्ड के उधर अनंत तक चले जाएं, तो हमेशा इसकी दूरी क्या होगी? सेम होगी। जबकि अनपैरेलल लाइन की दूरी क्या होगी? हमेशा घटते जाएगी या बढ़ते जाएगी, यानी सेम नहीं होगी। सिंपल यही डेफिनेशन है कि पैरेलल लाइन की दूरी, पैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा सेम होती है और अनपैरेलल लाइन के बीच की दूरी हमेशा सेम नहीं होती। यानी उनके बीच की दूरी हमेशा घटते बढ़ते रहती है, और अनपैरेलल लाइन हमेशा एक दूसरे को जाकर या कहीं भी जाके छुए एक दूसरे को छू देगी, जबकि पैरेलल लाइन एक दूसरे को नहीं छुएगी। आप रेलवे ट्रैक को देखिए, कभी देखते हैं वो दोनों एक दूसरे को जाके छू दे? नहीं छूती, क्योंकि उनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, यानी एंगल पे आते हैं। एंगल के बारे में सबसे पहले एंगल नहीं, सबसे पहले एक तिर्यक रेखा। आप लोगों ने ट्रांसवर्स लाइन के बारे में सुना होगा कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसको एक लाइन बीच से काटती है, उसे ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग देख लें। अगर मान लीजिए हम बोले ये L और ये M, L और M समानांतर। अभी आपको बताया कि समानांतर का चिन्ह है, पैरेलल है। L और M क्या है? पैरेलल है। और ये पैरेलल का साइन है। किसका साइन है? पैरेलल का, ठीक है, आपको पता, इतना दिया हुआ है। उसके बाद एक लाइन हम ऐसे खींचते हैं,
एक लाइन हमने ऐसे खींचा दोनों के बीच, ठीक है। तो याद रखिएगा ये दूरी और ऐसे करके खींचते जाएंगे, सब दूरी क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल लाइन है। क्या है, एक पैरेलल लाइन है। और इस रेखा को क्या कहते हैं, इस रेखा को इंग्लिश में ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स, क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स कहते हैं, हाँ शायद ट्रांसवर्स कहते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं। और हिंदी में तिर्यक रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा, यानी जो तिरछा काटे, दो पैरेलल लाइन को क्या काटे, तिरछा काटे, यानी तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्स लाइन, यानी ट्रांस मींस होता है तिरछा, ठीक है, तिरछा जो काट दे दो पैरेलल रेखा को, यानी दो समानांतर रेखा को जो तिरछा काटे उसे ट्रांसवर्स लाइन कहते हैं, यानी तिर्यक रेखा कहते हैं। इतना आपको समझ आया होगा। अब देखिए आगे हम लोग बात करते हैं एंगल के बारे में। तो देखिए 3 महत्वपूर्ण एंगल है, आप लोग ज्योमेट्री में आप लोग समझ जाइएगा तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ऊपर आप लोग हेडिंग दीजिए एंगल, ऊपर हेडिंग क्या दीजिए, एंगल, ऊपर हेडिंग देना है एंगल, एंगल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एंगल के बारे में बता दें। देखिए हमने दो पैरेलल लाइन खींचे, ये एल लाइन है और ये एम है, दोनों पैरेलल है। और एक हमने तिर्यक रेखा खींचा, एक हमने क्या खींचा, तिर्यक रेखा। तो देखा यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ पे भी, और ऐसे भी यहाँ भी एक एंगल बनेगा, यहाँ भी एक एंगल बनेगा, तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा, और फिर नीचे भी बनेगा और नीचे इधर भी बनेगा। इसको नाम देते हैं, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, और ये एंगल 4 है, और ये एंगल 5 है। अच्छा इसको दूसरे कलर से हम कर देते हैं, ज़्यादा आप लोगों को क्लियर समझ आएगा। 1 मिनट, हमने बोला एल और एम क्या है, एल एक रेखा है और दूसरा एक एम जो है वो भी एक रेखा है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल शर्त है, क्या है, पैरेलल शर्त है, एल और एम पैरेलल होना चाहिए तब ये जाकर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि एक तिर्यक रेखा है, इसने इसको काटा, तिर्यक रेखा इसने काटा। अब यहाँ पे एंगल्स बनेंगे, क्या बनेंगे, एंगल्स। तो देखिए क्या ये एंगल यहाँ पे बनेगा, हाँ इस रेखा और इस रेखा, दो रेखाओं के बीच हमेशा एंगल बनता है, तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा। तो मान लीजिए एंगल नंबर 1, यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, एंगल नंबर 2, और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, एंगल नंबर 3, और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, एंगल नंबर 4, ठीक। अब यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा आपका, एंगल नंबर 5, और यहाँ पे भी एक एंगल बनेगा, एंगल नंबर 6, और यहाँ पे एक यानी 7, और यहाँ पे एक 8, यानी 8 एंगल्स आपके बनेंगे। अब हमको काम की बात करनी है, काम की बात क्या करनी है कि जब भी दो पैरेलल लाइन, याद रखिएगा पैरेलल लाइन होना चाहिए, पैरेलल लाइन ये होना चाहिए, ये नहीं होगा तब ये केस नहीं बनेगा। जब दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो कौन कौन सा एंगल बराबर होता है और उसे क्या कहते हैं आप लोग देख लीजिए। देखिए जो ये एंगल 1 है, यानी ये जो एंगल 1 है, एंगल 1 ऑलवेज किसके बराबर होगा, एंगल 5, एंगल 1 हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल 5 के। और इस एंगल को क्या कहेंगे, इस एंगल को हम लोग कहेंगे समानांतर कोण। क्या कहेंगे, समांतर कोण, क्या कहेंगे, संगत कोण, सॉरी संगत कोण कहेंगे। क्या कहेंगे, संगत कोण, संगत कोण, इंग्लिश वाले क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। हम लोग क्या सीख रहे हैं एंगल में, क्या, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल यानी संगत कोण, हिंदी में क्या, संगत कोण। याद रखिएगा संगत कोण बनाने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो दो गो लाइन पैरेलल होना चाहिए, सबसे पहले आपको बता दें। उसके बाद एक तिर्यक रेखा उसको काटना चाहिए, एक तिर्यक रेखा मान लीजिए इसने काटा है इसको, तो देखिएगा हमेशा कौन कौन एंगल बराबर होगा, तो ये वाला एंगल, ये एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 5 हमेशा इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। उसके बाद आपको बता दें एंगल नंबर 2 और एंगल नंबर 6, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 6। अब एक ऊपर तो एक अंदर का, एक बाहर का, एक अंदर का, ऐसे करके हम लोग लेंगे। याद रखिए, याद करने के लिए कैसे रखेंगे संगत कोण को, तो एक बाहर का और एक अंदर का, और एक ही तरफ का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही तरफ का होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये दो बाहर है और एक इसी के तरफ का एक अंदर का ले, तो ये 6 है। क्या है, 6। तो एंगल 2 और एंगल 6 बराबर होगा। उसके बाद आप देखिए एक अंदर का तो एक बाहर का, यानी एंगल 4 बराबर होगा किसके, एंगल 8 के, ठीक। अब देखिए एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 3 बराबर एंगल 7, याद रखिएगा। यानी एक अंदर तो एक बाहर,
तो ये 4 आपको संगत कोण बनते हैं। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि एंगल जो ये 2 होगा एंगल 7 के बराबर होगा, एंगल 1 होगा एंगल 8 के बराबर होगा। याद रखिएगा, ये खास करके नोट में है। नोट में क्या है कि एंगल 2 बराबर किसके होगा, एंगल 7 के, और एंगल 3 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। ना एंगल 1 किसके बराबर होगा, एंगल 8 के। एंगल 1 बराबर होगा एंगल 8 के। याद रखिएगा हमेशा, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, आप लोग को काम आएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो संगत कोण के बारे में आपने देखा, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के लिए क्या क्या पहले होना चाहिए, 2 पैरेलल लाइन होनी चाहिए, एक तिर्यक रेखा होना चाहिए, यानी 2 पैरेलल लाइन को एक तिरछी रेखा काटनी चाहिए। जब भी काटेगा तो 8 एंगल बनेंगे। कितने एंगल बनेंगे, 8 एंगल। तो याद रखना है कि एंगल 1 यानी एक बाहर तो एक अंदर का, और एक ही तरफ का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक ही तरफ का होना चाहिए। तो एक बाहर का यानी एंगल एक बाहर का है, और इसी तरफ का एक अंदर का ले ले। तो ये मत ले लीजिए क्योंकि ये जस्ट सटा हुआ है, उसके बाद वाला लेंगे। ठीक है, तो इसके सामने अंदर का कौन है, ये है, तो एंगल 5। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5, वैसे एंगल 2 बराबर एंगल 6। वैसे ही अगर यहाँ देख ले, एक अंदर का तो एक बाहर का, तो एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 3 बराबर एंगल 7। और नोट में ये याद रखना है, एंगल 2 बराबर एंगल 7, एंगल 1 बराबर एंगल 8। याद रखिएगा, ये आपका हो गया क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। इस पे एक क्वेश्चन हम लोग देते हैं, आपको बनाना है। ठीक है, अब देखिए आपको ये क्वेश्चन बनाना है। इसमें वैल्यू किसका पूछ रहा है, तो आपको बता दें, इसमें वैल्यू x का पूछ रहा है, x बराबर क्या होगा, p बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, z बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है, उसके बाद y बराबर क्या होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक चीज आपको बता दें कि सबसे पहले समझ लीजिए, एक सीधी रेखा पे हमेशा 180 डिग्री का कोण बनता है। कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री पे। सीधी रेखा पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री पे। वही इसके लंबवत यहाँ एक लाइन खींच दे तो इधर 90 बनेगा और इधर 90 बनेगा। एक सीधी लाइन अगर एक सीधी रेखा पे पड़े तो वो 90 डिग्री का कोण बनाता है। ऐसे अदरवाइज ये एक सीधी रेखा पर ऐसे कोण हमेशा 180 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है, 180 डिग्री का। याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमको बात करनी है, 30 डिग्री ये दिया हुआ है और ऐसे करके ये हमको पूरा निकालना है। तो सबसे पहले बताइए, अभी आपको बताया था कि संगत कोण और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के बारे में बताए थे, और चीज एक नोट में लिखवाए थे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता है। उस वक्त लिखवाए थे एंगल 2 बराबर एंगल 7, एंगल 2 बराबर एंगल 7, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा। तो एंगल यानी y बराबर क्या होगा, y बराबर 30 होगा। जब y बराबर 30 होगा तो ये देखिए इस रेखा पे, ये देखिए आपको दिखाते हैं, जब आपको बताया था ना एंगल क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के पीछे, इसके जस्ट पहले बताए थे, एंगल 2 बराबर एंगल 7, यहाँ पे 2 था यहाँ पे 7 था, और ये एंगल बराबर होगा। तो जब ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा, y 30 होगा। और एक चीज आप देखिए, इस रेखा पे ये एक सीधी रेखा है, ऐसे बन रही एक सीधी रेखा, तो ऐसा एक कोण बन रहा है, यानी 180 डिग्री ये पूरा वैल्यू होता है। तो जब मान लीजिए इधर वाला पार्ट जब 30 डिग्री है तो इधर वाला पार्ट क्या होगा, तो 180 माइनस 30 कर लेंगे यानी 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 150, यानी p बराबर आपका क्या हो जाएगा, 150। p बराबर क्या होगा, 150 डिग्री, ये आपको पता है। और y बराबर आप कितना निकाल चुके हैं, 30 डिग्री निकाल चुके हैं। y बराबर कितना डिग्री निकाल चुके हैं, 30 डिग्री आप लोग निकाल चुके हैं। अब देखिए, जब ये ऐसे आपने ये रेखा देखा, ये ऐसे सीधा रेखा आपने देखा, अगर हम इसको ऐसे बना दें, देखिए अगर इस रेखा को, तिरछी रेखा को हम सीधा उठाकर ऐसे कर दें और ऐसे हम देखें कि देखिए एक ऐसे यहाँ देखिए कि यहाँ जब 30 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये पूरा 180 डिग्री होता है, तो ये कितने डिग्री का बनेगा, तो 180 माइनस 30 कीजिएगा तो 150, यानी p आपका कितना हो जाएगा, 150, और y आपका 30 तो है ही है, क्योंकि एकांतर कह रहे हैं संगत कोण से बराबर है कि ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से बराबर है। तो 30y हो गया और ये आपका 150 हो गया। अब बताइए यहाँ पे भी तो एक एंगल बन रहा है ऐसे करके इस रेखा पे, तो ये भी 180 डिग्री। जब ये 150 तो ये कितना, तो 150, 180 माइनस 150, यानी ये आपका कितना हो जाएगा, 30, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। अच्छा, जब ये 30 डिग्री तो यहाँ पे भी तो एक रेखा बन रहा है ऐसे करके गोल। जब ऐसे गोल बन रहा है तो ये z के बारे में पूछेगा, तो ये पूरा 180 और यहाँ से यहाँ 30 डिग्री, तो ये कितना है, ये भी आपका 150 डिग्री, ये भी आपका कितना हो जाएगा, 150 डिग्री।
ये आपको याद होना चाहिए। चाहे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण से आप ये भी कह सकते हैं जब ये 150 तो ये भी 150, ये 30 तो ये भी 30, ऐसे भी आप कह सकते हैं। तो आगे चल के आपको बताएंगे कि कैसे। फिर अब फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से क्या समझे कि ये जब 30 डिग्री का बराबर हो गया और ये पूरा का पूरा 180 बनता है, तो यहाँ से यहाँ जब 30 था तो यहाँ कितना होगा, तो 150, 180 माइनस 30 तो 150। अच्छा, जब ये पूरा ऐसे करके ऐसे जब ये पूरा 180 होता है और ये आपका 150 निकल गया था, तो ये आपका कितना होगा, तो 30 आ गया था। जब ये पूरा का बात करें तो ये 30 होगा, इतना से यहाँ 30, तो इतना का बात होगा तो आपका 150 होगा। ये आपको समझ आया होगा। तो चलिए आप दूसरे एंगल के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए एकांतर अंतः कोण के बारे में जानना है, एकांतर अंतः कोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल संगत एंगल के बारे में जानना है, संगत कोण के बारे में। अब हमको क्या जानना है, एकांतर अंतः कोण यानी अल्टरनेट इंटरनल एंगल के बारे में जानना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अल्टरनेट और इंटरनल एंगल के सबसे पहले ये सब एंगल बनने के लिए सबसे पहले आपको मेन चीज होता है वो पैरेलल लाइन होना चाहिए, दो पैरेलल लाइन। यानी हमने एल एक पैरेलल लाइन है और एम एक क्या है, पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन हमने यहाँ पे बना लिए, एल एक पैरेलल लाइन और एम एक क्या है, पैरेलल लाइन, ठीक है। इन दोनों के बीच एक ट्रांसवर्स लाइन हमें खींचा, एक तिर्यक रेखा खींचा, तो देखा एंगल 1 यहाँ पे बन रहा है और यहाँ पे एंगल 2 बन रहा है, यहाँ पे एंगल 3 बन रहा है और यहाँ पे एंगल 4 बन रहा है। वहीं पे एंगल यहाँ पे 5, यहाँ पे एंगल 6 और यहाँ पे एंगल 7 और यहाँ पे एंगल 8 बन रहा है। याद रखिएगा, ऐसा एंगल बनता है। तो ये 8 एंगल बन जा रहे हैं। अब इसमें से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन है और एकांतर अंतः कोण कौन है, तो इसके बारे में जब जानना है तो सबसे पहले आपको बता दें। अच्छा, इसके लिए क्या शर्त है, शर्त यह है कि एल और एम क्या होना चाहिए, पैरेलल, तब जाके ये कोण बनेगा। अल्टरनेट इंटरनल एंगल कब बनेगा, जब एल और एम पैरेलल होना चाहिए और एक तिर्यक रेखा उसको काटना चाहिए, ठीक है। उसको तिर्यक रेखा ट्रांसवर्स लाइन उसको इंटरसेक्ट करना चाहिए, तब जाकर ये अल्टरनेट इंटरनल एंगल यानी एकांतर अंतः कोण बनेगा। तब जब एक तिर्यक रेखा दो समानांतर रेखा को काटेगी तब, ठीक है। अब देखिए, अभी आपने देखा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, अब देखते हैं आपको इंटरनल एंगल में कौन कौन होंगे। तो याद रखिएगा, एकांतर कोण एकांतर अंतः कोण कौन होगा, यानी एक ही तरफ का एकांतर यानी अल्टरनेट होना चाहिए। तो देखिए अल्टरनेट, ये कोण और ये कोण, याद रखिएगा, ये कोण और ये कोण अंतः एक ही तरफ, मतलब अंदर ही है, इंटीरियर यानी अंदर ही है, बाहर नहीं निकला। और एकांतर अल्टरनेट है, एकांतर यानी अल्टरनेट है, एक को छोड़कर दूसरा, एक को छोड़कर दूसरा। तो याद रखिएगा, ये कोण और ये कोण यानी एंगल 3 हमेशा बराबर होगा एंगल 6 के। याद रखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा क्या होगा, बराबर होगा, किसमें, अल्टरनेट इंटरनल एंगल में। और उसके बाद आपको बता दें एंगल 4 हमेशा बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 4 हमेशा बराबर होगा एंगल 5 के। ये हमेशा याद रखेगा। ये आपका अल्टरनेट इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल था। यानी एकांतर अंतः कोण के लिए आपने देखा कि एंगल 3 और एंगल 6 बराबर होगा, एंगल 4 और एंगल 5 बराबर होगा, यानी इधर का एंगल 1 और इधर का एंगल 1। अब इसको साफ एक ड्राइंग आपको बना के दिखा देते हैं, साफ ड्राइंग बना के दिखा देते हैं इंटीरियर एंगल के बारे में। देखिए ये एल हो गया और ये आपका एम हो गया, ठीक। ये एक ट्रांसवर्स लाइन हो गया यानी तिर्यक रेखा हो गया। तो याद रखिएगा, ये वाला कोण और ये वाला कोण हमेशा बराबर होगा। इसको 3 मान लीजिए और इसको 6 मान लीजिए। और ये वाला कोण यानी एंगल 4 और एंगल 5 हमेशा बराबर होगा। एंगल 4 या एंगल 5 जरूरी नहीं, हम सिर्फ नाम दे रहे हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं इसको। तो एंगल 3 एंगल 6 हमेशा बराबर होगा, यानी इधर का एक तो इधर का एक, इधर का एक तो इधर का एक, यानी ऐसे करके बराबर होगा। तो ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में है, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में इसके ऊपर एक एग्जांपल दे देते हैं, आप लोग इसको देखिए। अगर मान लीजिए इसके ऊपर एक एग्जांपल देते हैं, बोला एल और एम एक दूसरे के पैरेलल है। एल और एम दो समानांतर रेखा है जिसे एक तिर्यक रेखा काटती है तथा एक्स का मान यानी इसका मान 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा y का मान क्या होगा, आपसे क्या पूछा, y का मान क्या होगा, y का मान क्या होगा। तो ये तो अंतः कोण यानी ये आपको बता दें कि संगत कोण तो नहीं बन रहा है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल नहीं बन रहा है,
आपको अल्टरनेट एंगल के बारे में पता होगा, यानी इसका एंगल 30 दिया, एल और एम क्या है, समानांतर है, पहला शर्त पूरा यानी समानांतर है, ठीक है। और एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, अगर इसका मान 30 डिग्री है तो वाई बराबर क्या होगा, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको दे दिया। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले आपको बता दें ये तो 30 डिग्री है और ये वाई है। सबसे पहले देखेंगे इसमें क्रॉसपॉन्डिंग एंगल लगेगा कि नहीं, तो देखेंगे तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल हमेशा ये और ये बराबर होता है, ये और ये बराबर होता है, या ये और ये बराबर होता है, या ऐसे ऐसे बराबर होता है, या ऐसे ऐसे बराबर होता है, परंतु ऐसे तो ये वाला नहीं है। तो याद रखिए, देखिए आप क्रॉसपॉन्डिंग एंगल का भी कॉन्सेप्ट लगाकर इसे बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट लगा के इसे बना सकते हैं, परंतु हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, यानी एकांतर अंतःकोण के बारे में बात कर रहे हैं। तो कैसे इसको निकालेंगे, तो देख लीजिए क्या करेंगे कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, एकांतर अंतःकोण है, जब ये 30 तो ये भी 30। अभी आपको बताए थे कि एंगल 3 बराबर एंगल 6, अभी आपको बताए थे एंगल 3 बराबर एंगल 6, यानी ये 30 डिग्री तो ये भी 30 डिग्री। किस वजह से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी एकांतर अंतःकोण से, ठीक। आप बोलेगा वाई, तो आपको अभी बताया थी कि एक लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो बताइए यहाँ से यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो ये वाई के पास कितना होगा, तो 180 माइनस 30 कर लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 150, तो वाई 150 हो जाएगा, ठीक। ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से आपने इसको निकाला। अब हम इसको संगत कोण से कैसे निकालेंगे वो चीज आप देख लीजिए। संगत कोण को इसको कैसे निकालेंगे, तो अगर मान लीजिए इस पूरे लाइन पे कितना 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ जब ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो यहाँ से यहाँ कितना बनाएगा, तो देखिए जब ये पूरा 180 होता है और ये 30 डिग्री है तो ये 150। आपको बताया था कि उस समय कि संगत कोण में ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होता है, तो ये 150 तो ये भी 150, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते थे वो संगत कोण से। परंतु अगर अंतःकोण एकांतर अंतःकोण के बारे में बात करें तो आप इसको ऐसे निकालेंगे। तो आइए इसको अब एक नया एंगल के बारे में देखा जाए। देखिए आप देखिए ये जो आ गया कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, एक ही ओर का अंतःकोण, एक ही ओर का क्या अंतःकोण, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल यानी एक ही तरफ का अंतःकोण के बारे में बात करना है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसके लिए क्या शर्त है। सबसे पहला शर्त ये है कि L पैरेलल टू M, यानी दो लाइन हमेशा पैरेलल होना चाहिए तब जाकर ये बनेगा, और एक ट्रांसवर्स लाइन उसको काटना चाहिए। तीनों एंगल, चाहे क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात करें या आपको बता दें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की बात करें, संगत कोण या एकांतर अंतःकोण की बात करें, चाहे एक ही ओर का अंतःकोण की बात करें, तीनों में क्या होना चाहिए, दोनों लाइन क्या होना चाहिए, समानांतर होना चाहिए और एक तिर्यक रेखा उसको काटनी चाहिए, तब जाकर वो बात बनेगी। तो एक लाइन हम ऐसे L लेते हैं और दूसरा लाइन हम M लेते हैं। तो मान लीजिए L है और ये M है और ये आपका एक तिर्यक रेखा है, ये आपका क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तो अगर मान लीजिए ये आपका तिर्यक रेखा L और M तिर्यक रेखा और दोनों समानांतर है, ठीक है। अब हमको कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बारे में बात करना है, एक ही ओर का अंतःकोण के बारे में बात करना है। तो देखिए एक चीज देखिए, अभी आपको बताया कि यहाँ एंगल 1 बनेगा, 8 एंगल बनते हैं, 2, ये एंगल 3, एंगल 4, ये एंगल 5, ये एंगल 6 और ये एंगल 7 और ये एंगल 8। तो देखिए अब एक ही ओर के अंतःकोण के बारे में ये बात है कि देखिए ये और ये एंगल, देखिएगा फिर से आपको बता दें कि ये और ये एंगल यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 को जब भी ऐड करेंगे तो हमेशा वैल्यू कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। याद रखिएगा एक ही ओर का अंतःकोण के बारे में बात क्या है कि एंगल 3 प्लस एंगल 5 हमेशा करें तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। और उधर का बात करें एंगल 4 यानी एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 और एंगल 6 को जब भी जोड़े तो कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। आगे चल के जब हम इसका क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो आपको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि ये कैसे 180 डिग्री होता है, क्यों होता है। तो आगे चल के आप लोग खुद इसको प्रूव कर लीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो इसके लिए टेंशन मत लीजिए। तो ये आपका एक ही ओर का अंतःकोण का हो गया, यानी एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 5 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन दे देता है, एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि दो लाइन ए और बी, दो लाइन क्या है, ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, दोनों एक दूसरे के क्या है, संगत है। ए और बी एक दूसरे के क्या है, संगत है। यहाँ देखिए इसको हम मिटा लें, इसको हम लोग मिटा लेते हैं या इसको रहने देते हैं, रुके इसको रहने देते हैं। ये एल और एम क्या था, पैरेलल था। ये दोनों एंगल 3 और एंगल 4 हम देख लेते हैं।
एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 4 और एंगल 6। ठीक, इतना आप लोग याद रखिए। अब चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं कि ए और बी एक दूसरे के पैरेलल है। ये आपका ए लाइन हो गया और सॉरी ये आपका बी लाइन हो गया, टेढ़ा हो गया सॉरी, इसके लिए इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। ठीक, और ये एक तिर्यक रेखा हो गया, बीच में तिरछा रेखा। ठीक है, और बोला ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, तो ये वाला एंगल आपका कितना होगा, ये वाला एंगल आपका कितना होगा। तो हम बोले एक ही ओर का अंतःकोण यानी एक ही तरफ के अंतःकोण यानी इन दोनों का वैल्यू कितना होगा। आपने देखा एंगल 3 और एंगल 5 यानी इन दोनों का वैल्यू जोड़ने पर 180 आता है। जब एक का वैल्यू 30 दिया तो इसको हम मान लेंगे x, इसको कितना मान लेंगे x, तो 30 प्लस x कितना होगा आपका 180। क्यों, आपने देखा एक ही ओर का अंतःकोण यानी 3 जोड़ 5 यानी एंगल 3 एंगल 5 बराबर कितना हो रहा है 180 हो रहा है। तो सेम चीज वहां भी मानेंगे नहीं, 30 डिग्री प्लस x कितना हो गया 180, तो x बराबर आपको कितना हो गया 180 माइनस 30 कितना हो गया 150। अच्छा, अब आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है तो आप एक और इसमें आ सकते हैं, एक और तरीका से आ सकते हैं। 3 तरीके इसमें हो सकते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये तो रहा आपको कंसेक्यूटिव एंगल यानी एक ही ओर के अंतःकोण से। अगर हम इसको एकांतर अंतःकोण से अगर इसको सॉल्व करें, एकांतर अंतःकोण से, तो देखिए अगर ये 30 तो ये इधर कितना हो जाएगा, ये भी इधर 30 हो जाएगा, ये भी इधर कितना हो जाएगा 30, क्योंकि एकांतर अंतःकोण से 30 हो जाएगा। अब देखिए एक पूरे लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, एक पूरे लाइन पे ये 180 डिग्री का एंगल बनता है। तो बताइए जब ये पूरा 180 बनता है और यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ कितना होगा, तो जब यहाँ 30 तो यहाँ कितना होगा, तो 180 माइनस 30 यानी 150। ये आपका एकांतर अंतःकोण से आपने इसको निकाला। अगर हम इसको संगत कोण से आते हैं, किस कोण से आते हैं, संगत कोण, याद रखिएगा संगत कोण, किस कोण से आते हैं, संगत कोण से अगर हम इसके बारे में आते हैं, ये रहा आपका एंगल, हमने इसको x माना, और इसको संगत कोण से बनाते हैं तो याद रखिए ये और ये एंगल हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो जब ये 30, जब ये और ये बराबर होगा संगत कोण से, तो ये 30 डिग्री, तो ये अपने आप ये पूरा अगर देखें 180 होता है और ये 30 होता है तो ये कितना होगा 150। यानी तीनों एंगल से आप इसको बना सकते हैं, बस आप पकड़ते किससे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज का लास्ट एक हम लोग देख लेते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब देखिए हम लोग एक और एंगल के बारे में देख लेते हैं, एंगल नंबर कितना है 4। ठीक है, और याद रखिएगा एंगल नंबर 4। एक और चीज देखिए, अगर मान लीजिए दो ऐसे रेखा काट रही है एक दूसरे को, ठीक है, काट रही है, दो रेखा एक दूसरे को काट रही है और ये आपका इंटरसेक्ट पॉइंट है यानी कट्टान बिंदु को क्या है, कट्टान बिंदु, याद रखिए कट्टान बिंदु है ये यानी इंटरसेक्ट पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। क्या करना है, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। फिलहाल इसको मिटा लेते हैं। यहाँ पे एक एंगल बनेगा जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और हिंदी को इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, याद रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण इसे कहते हैं, याद रखिएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण या वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पर बनता है। कैसे, देखिए ये एंगल अगर थीटा होगा तो ये भी एंगल थीटा होगा, याद रखिएगा आमने सामने अपोजिट, एक इसके अपोजिट कौन है, ये नहीं ना, इसके अपोजिट, इसके शीर्ष के भिमुख, शीर्षभिमुख यानी शीर्ष के सामने, भिमुख मतलब मुख किधर किया हुआ है शीर्ष का, तो देखिएगा इसका मुख किधर होगा, इधर, तो इसके अपोजिट यानी वर्टिकली अपोजिट होना चाहिए। तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, याद रखिएगा। अगर इधर एंगल अल्फा बनता है तो ये भी एंगल क्या बनेगा, अल्फा बनेगा। अगर इधर एंगल अल्फा बनता है तो ये भी एंगल हमेशा अल्फा बनेगा, याद रखिएगा। अगर ये बीटा बनता है, तो ये भी आपका हमेशा बीटा बनेगा। अगर मान लीजिए ये अगर 30 डिग्री बनता है, तो याद रखिएगा ये भी ऑलवेज कितना बनेगा, 30 डिग्री बनेगा, याद रखिएगा। अगर ये 5 डिग्री बनता है तो ये भी हमेशा 5 डिग्री बनेगा। ये नहीं, आप ऐसे मत सोच लीजिएगा, अगर ये 5 डिग्री तो ये 5 डिग्री नहीं, इसके सामने वाला 5 डिग्री, अपोजिट यानी जस्ट सामने, अपोजिट शीर्षाभिमुख यानी मुख के सामने, इसके मुख के सामने 5 है और इसके मुख के सामने 30 है तो इधर भी 30 बनेगा। ये नहीं कि ये इधर 30 तो इधर भी 30, नहीं,
सामने आमने सामने होना चाहिए। तो ये आज का क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट थे। कल इस पे आधारित बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे। मिरर कॉन्सेप्ट जो देखा जाता है एंगल में, मिरर कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। इसलिए कल का क्लास देखना आप लोग ना भूलें। इसका पूरा, अगर जिन लोगों को आज समझ नहीं आएगा तो आशा करते हैं वो वीडियो पूरा देखें तो उनको अच्छी तरीके से समझ आएगा, ठीक है। अगर नहीं तो कल का आप लोग क्लास छोड़ना देखना ना भूलें, ठीक है। तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा आ रहा है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक हमारा दिया रहता है टेलीग्राम का, उस पर आप लोग जाइए, उस पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस डाले जाते हैं, आप वहाँ से क्वेश्चंस लीजिए और ढेर सारा प्रैक्टिस कीजिए। और हमारे व्हाट्सएप का लिंक नीचे है तो उससे आप लोग जुड़ जाइए, ठीक है। तो धन्यवाद।